बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब तुर्क और फ़लस्तीनी हम मनसब के हमरा न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं, जबकि आज जहांगीर तरीन साहब ने PTI नज़रियाती ग्रुप के क़याम का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज कहते हैं कि पंजाब के सियासतदान कानून से बचने के लिए लंदन भागे हुए हैं, जल्द वापस लेकर आएंगे। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने PTI नज़रियाती ग्रुप के क़याम का ऐलान किया है, क्या समझ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए एक और चैलेंज आप सियासत में देख रहे हैं? कि ये जो अगले आप समझें कि कोई 10 से ज़्यादा, ये कोई 20 दिन आप समझें, ये इमरान खान साहब के लिए बड़े सियासी तौर पे उनके लिए बड़े मसाइल खड़े करने की कोशिश हो रही है उनकी जमात के अंदर से। सही, ठीक है, ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को PDM से कम खतरा है और अपने अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर मौजूद लोगों से ज़्यादा खतरा है। और अब भी अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ हों या आसिफ जरदारी साहब हों या मरीम नवाज साहब, उनसे वो तो सिर्फ एक बयान दे रहे हैं ना, या उनके जलसे हुए या मुजाहरे हुए या जो भी हुआ। असल मसला इमरान खान साहब की अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे खड़ा हुआ है। तमाम करप्शन के स्कैंडल्स, उनके आसपास के लोग, उनके मतलब अब ऐसी कहानियां हैं कि मतलब बाज़ दफ़ा जो है ना, ये मैं रिंग रोड का जो मामला चल रहा है, स्कैंडल है, मेरे पास आप यकीन करें कि मतलब मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं इसको समझने की कोशिश करूं कि क्या है ये। मुझे, क्योंकि मैं इसको 3-4 दफ़ा मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की तो मेरी तो समझ में नहीं आया। फिर मैंने 2-3 अपने जो हमारे कलीग्स हैं, रऊफ क्लासरा साहब या आमिर वतीन साहब या शाहजेब खानजादा साहब, बाकी लोगों के प्रोग्राम मुझे वो भी नहीं समझ में आया। आप यकीन करें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ है कि एक मतलब वो 40 अरब का था, वो 40 से 65 अरब हो गया। उसमें कोई अचानक जो ज़मीन थी ही नहीं, वो ज़मीन जो है वो बिक गई, वो भी बिक गई, और जो सस्ती थी वो भी बिक गई, और फिर प्रोजेक्ट रुक गया। अच्छा, उनके जो सस्ती ज़मीन थी उसके पैसे बढ़ गए और लोगों ने प्लॉट खरीद लिए वहां पर, मतलब वो फाइलें खरीद ली, और 25 अरब लोगों की जेबों से निकल गया। हुकूमत कह रही है कि हमने एक बड़े नुकसान से बचा लिया, बचत की हमने फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं। वो जो जब ये सकूत ढका हुआ था जी, तो उसके बाद एक बयान आया था, खुदा का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। ये अजीब किस्म के कोई यहाँ पे इस मुल्क में वैसे तो अल्लाह ताला खैर करे, एक कुछ अजीब किस्म की एक यहाँ पे आपको पता है इंडिया में वो वहां पर एक उनके बड़े सीनियर सियासतदान है, उनका एक बयान है, तो मैं उसको 2-3 दफा मैंने उनको सुना। फिर मैं कहा ये वो बात अजीब कह रहे कि देखें, बात सुने, हमारे धर्म में जी किसी को भी मारना मना है। तो ये कोरोना भी तो वायरस है, ये भी तो जिंदा है, जिंदा चीजें, तो इसको हम क्यों मार रहे हैं इसको? अच्छा, अब मैं सुन के सोच रहा हूं कि यार एक मिनट जरा, कहते हैं हमारे धर्म में तो किसी को मारने की इजाजत नहीं है, और एक जिम्मेदार शख्सियत ने बयान दिया, तो हम ये कोरोना को क्यों मार के अपने सर पे बवाल। अच्छा, अब बात ही है सारी कि ये कह रहे हैं कि हमने पैसे बचा लिए। अच्छा, पैसे बचा लिए तो ये नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं बना, उनकी जो है वो लोगों की जेबों से पैसे निकल गए। लोगों ने अपनी जमीनें जो थी 100 रुपए की जमीन 1000 रुपए में बेच दी। कुछ जमीनों की, कुछ के पास थी नहीं जमीनें, उन्होंने भी वो नक्शे वक्शे दिखा के बनू के, जितना मैं समझाऊं इसको क्या रहा है, और सारा इस्लामाबाद के सेक्टर भी उसमें घुस गए। खान साहब को पता ही नहीं है, मतलब मैं खान साहब को पता ही नहीं है कि सेक्टर भी उसमें घुस गए हैं। शेख रशीद साहब को ही नहीं पता पिंडी में क्या हो रहा है, तो किसी को कुछ भी नहीं, कुछ मतलब अचानक जो है ना, मतलब हाउसिंग सोसाइटियां चल रही हैं, उनके इश्तिहार चल रहे हैं, वो जनाब किसी को नहीं पता। अच्छा, भी मामला है।
अब आज क्या हुआ है, अच्छा इसमें एक तो गुलाम सरवर साहब का नाम आ रहा है, उसमें उन्होंने तरदीद की, उसमें जो भी देखें अब आने वाले दिनों में होता है क्या होता है। जुल्फी बुखारी साहब हमारे भाई जो है वो मुस्तफी हो गए, लेकिन मसला ये है कि पैसे तो लोगों के पैसे पब्लिक, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मुतासरीन ने रिंग रोड, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि रिंग मास्टरों को तो पकड़े। अभी पता नहीं रिंग मास्टर हैं या रंग बाज हैं, ये कौन लोग हैं, पर इन्होंने हवा में चलते चलते 25 अरब रुपया या पता नहीं कितने अरब रुपया जेबों में डाल लिए, किसी को कुछ पता नहीं ना। किया भी ये नहीं कि वो कहीं दूर किसी जगह पे, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये जीटी रोड, ये पता नहीं आगे से पिशावर की तरफ क्या अटक का खुदा जाने कहां से, ये इधर हो रहा है जनाब, फाने बिक रही हैं। अब मसला ये है कि इसमें जो है वो पब्लिक के तो पैसे निकल गए हाथ से। वो कह रहे हैं कि हमने हुकूमत के पैसे बचा लिए, हमने प्रोजेक्ट ही रोक दिए, तो बेची फाइलिंग क्यों बेच दी हमने लोगों की। लोगों ने कहा कि अच्छा यहाँ सरमाए खरीद लो, कर लो। तो अब इसको क्या कहा जाए। अच्छा एक तो वजीर हो गया ना, ये एक वो स्पेशल असिस्टेंट हो गया, एक वजीर और है। कौन डॉक्टर साहब? नाम क्यों, और नाम क्यों नहीं लिया जा रहा उनका? वो खुद ही आ जाएगा नाम उनका। नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे कुछ अदारों के रिटायर्ड ऑफिसर। नहीं क्या फायदा, ये फिर उन्हीं इंक्वायरी की तरह होगा जो नहीं ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया ना, उनको रिटायर करने का हुक्म दे दिया, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिटायर करने का, अर्ली रिटायरमेंट और ये वो सारा कर दिया। तो अच्छा वो उन्होंने अगर पैसा बनाया है तो फिर वो कहते हैं कि ऊपर से जो हमें सियासी लोग हैं वो अभी तो ये इसमें से निकलेंगे ना, और इसमें से अंडे बच्चे। अंजाम डॉक्टर साहब, अंजाम क्या होगा इसका? पब्लिक के पैसे वापस करें, उनके पैसे तो वापस करें ना। प्रोजेक्ट आपने रोक दिए तो पब्लिक को फाइलें क्यों बेची हैं, पब्लिक ने बुकिंग करा ली अपनी, उनको तो पैसे वापस करें हाउसिंग सोसाइटी वाले। इसको तो क्या कहा जाए। तो बात यह है कि वो मतलब इसको मैं अब इसको समझते कहते हैं। दूसरा ये कि जो जहांगीर तरीन साहब का मसला है, ये लोग बहुत ज्यादा है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं अनएक्सपेक्टेड नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में। अच्छा कराची के लोग अलग हैं, ये जाम कमाल साहब के खिलाफ जो तहरीक चल रही है पंजाब के अलग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तासुर ये पैदा होता जा रहा है कि हुकूमत हटाती जाती है। खान साहब को कार्रवाई जो है ना, मतलब इसको हटा दिया। वो ताबिश गौहर थे, वो कौन थे, क्या नाम था उनका, वो जो एक आईपीपीज वाले, उनको हटा दिया, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। तो हटाना करप्शन में हटा दिया। करप्शन में हटाना क्या इशू होता है, आप उनको पकड़ के उनसे पैसे निकलवाएं, तो करप्शन में इसको हटा दिया, उसको हटा दिया। और खान ने ये, और वो सारे, मैं हैरान हुआ इनके वफाकी वजीर टैग चला रहे हैं कि आई स्टैंड विद इमरान खान। यार ये क्या बात हुई, मतलब वफाकी काबीना जो है वो हमारे भाई वहाँ पे तुर्की से फ्लाई करते करते शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में के रस्ते में उन्होंने भी किया है, हालांकि उनका दिल इधर ही लगा हुआ है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर जहांगीर तरीन साहब को, वो मसला नहीं खत्म होगा। मैंने कहा ना आप जरा जहांगीर तरीन साहब को और ये शाह महमूद कुरैशी साहब, मतलब एक चोंच और एक की दूं वाला हिसाब नहीं होता, ये उस तरफ ले गए हैं पूरे इस सेटअप को। तो अब बहरहाल देखें ये किस तरफ जाता है मामला। एक वजीर और है, बड़े वजीर हैं, ये मतलब छोटे मोटे नाम मालूम नहीं, बड़े वजीर उनका नाम आ रहा है, और मैं बड़ा हैरान हुआ। नहीं मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ सुन के कि ये उनका नाम कैसे आ गया। तो उनका नाम भी आ गया इसमें, उनकी भी सुने जमीनें हैं, मुझे ही नहीं पता था उनकी भी जमीनें हैं। मुझे तो वो बड़े अवामी से आदमी लगते थे। अच्छा हाँ, तो उनकी भी जमीनें पिंडी विंडी में, मुझे नहीं पता। अच्छा चेयरमैन नैब ने कहा डॉक्टर साहब कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अच्छा मुझे तो लग रहा है कि हम सभी मंतकी अंजाम तक ही पहुंचना है। इंसान ने एक दिन दुनिया से जाना है मतलब सारे मंतकी अंजाम तक ही पहुंचना है सबने। तो ये बताऊं मैं, ये मुझे लगता है ये पूरी की पूरी कायनात मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी, ये नैब के केसेस नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही कैसी रहेगा। दूसरी जो बात है सारी, ये अभी जरा सियासत पे और बात करते हैं, लेकिन एक मसला तो वो जो है वो अपनी जगह पे बड़ी खतरनाक जगह पे जाके खड़ा हुआ है, और वो मसला जो है ये इसराइल का। और इसराइल का मसला कल जुमेरात को जनरल असेंबली का इजलास से गालिबन, लेकिन मैंने वो भी पहले बात की थी ना कि जनरल असेंबली का कोई फायदा नहीं है। पहले उसमें जनरल असेंबली के इजलास में पहले तो सब कंडेम करें, मुजम्मत होगी, तो फिर क्या दोनों तरफ की होगी, एक तरफ की होगी, कुछ कहेंगे एक तरफ की आप बात करें सिर्फ इसराइल का नाम लेके, कुछ कहेंगे दूसरों की, तो वो पता नहीं कैसे होगी। और फिर अल्टीमेटली तो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस होती हैं, तो उसमें तो जो है वो अमेरिका है, हाँ अमेरिका मौजूद है।
और मैं उसमें आपको सिर्फ देखें एक बात बताऊं उसमें कि ये स्ट्रेटेजी है। ये मैंने पहले भी 2-3 दिन से हम जो बात करें ना सर जंग के अंदर ये सारे, ये भी आने वाले दिनों में अब और क्योंकि एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है ना, रशिया चाइना, इसलिए हमें वो पिछली कोल्ड वॉर को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि देखें ये जो मैंने स्टेट डिपार्टमेंट के की स्लाइड्स आपको मैं ये दिखाता हूं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि जो ये 2020 तक का है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है 2 किस्म की इमदाद मिल रही है। एक मिल रही है फॉरेन मिलिट्री फंडिंग, ठीक है, और दूसरा जो है वो है फॉरेन मिलिट्री असिस्टेंस। अच्छा, फॉरेन मिलिट्री जो एड मिल रही है उसको अगर आप देखें तो उसका अगर हम दिखाएं टॉप मीनर रेसिपिएंट्स ऑफ यूएस सिक्योरिटी असिस्टेंस एज ग्रांट्स। अच्छा, अब सबसे ज्यादा ग्रांट किसको मिल रही है आप ये देखें जरा। अब आप देखें ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है ना, ये तो है जो मैंने आपसे कहा ना कि फॉरेन मिलिट्री फंड, मिलिट्री, ये मिलिट्री के लिए जो ब्लू कलर। सबसे ऊपर कौन है? इसराइल। सेकंड नंबर पे कौन है? इजिप्ट। अच्छा, तीसरे नंबर पे अच्छा जो ग्रीन नजर आ रहा है ना आपको, ये है दूसरे तरीके फिर फंडिंग के, दूसरे यानी और मदद, उसमें भी इसराइल सबसे ऊपर। आप नोट करें जरा जी। अच्छा, फिर उसके बाद इजिप्ट, लेकिन इजिप्ट का असलाह कम है, दूसरी फंडिंग ज्यादा है। फिर है जॉर्डन, ठीक है ना, जॉर्डन को तीसरे नंबर पे मिल रही है, नहीं सॉरी, इराक तीसरे नंबर पे है, लेकिन आप देखें चौथे नंबर पे जॉर्डन, पांचवें पे लेबनान बिल्कुल नीचे, और फिर ट्यूनीसिया बिल्कुल ही नीचे। अच्छा, ये है जो ग्रांट है, यानी ये मदद है, ये मदद है। दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है कि अच्छा, दूसरा आप देखें कि असलहा कौन खरीद रहा है, यानी ये मदद नहीं, असलहा कौन खरीद रहा है, ये अपना पैसा मूल खर्च कर रहे हैं सारे, यानी कि ये वो पैसा है जो दूसरे ममालिक में ये अमेरिका ले रहा है, इनसे ले रहा है जी। अच्छा। ये उनको तो अमेरिका दे रहा है ना, इनकी मदद नहीं कर रहा, ठीक है, इनसे कह रहे हैं कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमसे असला खरीदो। पहले तो मदद तो उस वक्त होती थी ना जब वो तेल की जरूरत थी, अब तो अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं है जी। अब अमेरिका वही तो कहता है कि इनसे पैसे लो। आप याद नहीं, वो ट्रम्प ने क्या कहा था कि हम इतने मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे और इतना पैसा लेकर आएंगे, इतना बड़ा चेक दिखा रहा था वो ट्रम्प, याद करें ना वो। अब सबसे ज्यादा असला कौन ले रहे? सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर इसराइल, फिर इराक। यानी इसराइल असला खरीद रहा है, लेकिन इसराइल उन्हीं के पैसों से असला खरीद रहा है, ठीक है, और पैसे वही दे रहे हैं में भी जी। इराक भी असला खरीद रहा है जी हाँ, और फिर टर्की खरीद रहा है, फिर इजिप्ट खरीद रहा है। लेकिन अब कमाल की बात है, इसराइल को देखें ना, आप तीसरे नंबर पर असला खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन उधर आप अगर दूसरी साइड पे, पहली वाली स्लाइड पे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि एड भी सबसे ज्यादा उसी को मिल रही है जी, इनको एड नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इसमें जो तीसरी वाली चीज है ना, वो अगर आप ये देखें ना, जो इनका क्वांटिटेटिव मेजर्स अगर आप देखें तो देखें क्वांटिटेटिव मेजर्स, मैं आपको सिर्फ एक बार बताऊं, ये प्रेसिडेंट रेगन के दौर से ये पॉलिसी है कि क्वालिटेटिव मिलिट्री एज जो है ना, क्वालिटेटिव मेजर, सॉरी क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज जो है वो यहां पर मिडिल ईस्ट में इसराइल को, ये सारे मुल्क मिलके, तमाम जितने मुल्क हैं, ये इसराइल से ऊपर नहीं जाएंगे। यानी इसको जो QME है इस रीजन का, QME कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्वालिटेटिव मिलिट्री एज, वो इसराइल के पास रहेगा। अच्छा, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनकी, ये मैं स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट की कोट कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इसमें आप देख लें कि अल्जीरिया के पास क्या है, उनके पास हेडक्वार्टर कंपोनेंट नहीं है। पहले वाले में देखें, बहरीन में है हेडक्वार्टर सेंटकॉम का, उसके बाद कुवैत में कुछ है, उसके कतर में कुछ है, ठीक है। ये कॉपरेशन कैसी, 2000 से ज्यादा फोर्सेस कहां पे हैं, बहरीन में, इराक में, जहां ग्रीन आपको नजर आ रहा है ना, जॉर्डन में, कुवैत में 2000 से ज्यादा, अच्छा कतर में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि एयर बेसिस कहां पे हैं, ठीक है, ये दाइश के अगेंस्ट जो बनी हुई है। अच्छा जी, उसके बाद बहरीन में है, उसके बाद इराक में है, उसके बाद जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, ठीक है। तो ये आपको यहां पे नजर आएंगे, और नॉन नेटो अलाइज का भी टाइटल है इनके पास, और ये तो एक अच्छी बड़ी प्रेजेंस है। लेकिन इशू क्या है कि सारे के सारे मुल्क मिलके जो हैं, ये एक तो इसराइल के खिलाफ इनके पास है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये असलहा क्यों इतना ज्यादा ले रहे हैं आप, वो इसलिए ले रहे हैं कि ये मुल्क इनको अच्छी तरह से पता है कि
अब अमेरिका ऑयल नहीं खरीद रहा, ऑयल इनका जा रहा है ज्यादातर जो है वो चाइना वगैरह की तरफ। लेकिन असला इसलिए अमेरिका ले रहा है ज्यादा कि जब असला अमेरिका से ज्यादा आप ले लेंगे तो पैसा कम हो जाएगा ना आपके पास असला खरीदने का। तो फिर अब रशिया और चाइना से असला क्यों लेंगे? जब आप ऑलरेडी इतना सारा असला वहां से ले रहे हैं तो फिर रशिया और चाइना से असला आप नहीं ले सकेंगे। तो ये एक अजब सी वहां पे जो नई जंग शुरू हो रही है ना, जो जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट थिएटर है मिडिल ईस्ट अगर कोई समझे। और मिडिल ईस्ट में मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ना कि इस वक्त इसराइल जो है, इसराइल इस वक्त से नहीं, इसराइल आप समझें कि कोई पिछले जब से बना है 72 सालों से, तो इसराइल जो है वो ग्रे जोन में है। ग्रे जोन का मतलब ये है कि पीस और वॉर के दरमियान का जो वक्त होता है वो ग्रे जोन है। मतलब मैं इस तरह पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कोई जाहिर है कि अस्करी शख्सियात इस पर अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया भी ग्रे जोन में है। मतलब ग्रे जोन ये है कि बिटवीन पीस एंड वॉर का जो टाइम है ना, जिसमें जिसको उसके ऊपर भी एक मेरे ख्याल से एक स्वीडन का एक थिंक टैंक है, उन्होंने उनकी एक पिक्चर अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, इसमें आप देखें कि पहले एक फेज होता है तो फॉरेन पॉलिसी पे और आप एक्टिव मेजर्स लेते हैं, ये फलाना ढिमाकना। दूसरे पे अगर सेकंड स्टेज आ जाए एसिमेट्रिक में तो फिर आप उसमें साइबर ऑप्स पे चले जाते हैं, तीसरी में हाइब्रिड ऑप्स, वो तो खैर बहुत ज्यादा। लेकिन ये है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहीं ना कहीं चलता रहता है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। एसिमेट्रिक वॉरफेयर में फॉरेन पॉलिसी भी है, ठीक है ना, फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी तो में तो अब है ना, हम कम से कम ये 0.02 लेवल पे, अगर मैं ये स्टडीज थिंक टैंक को कोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो अगर उनके मेजर्स को लें, अच्छा स्ट्रेटेजिक में ये है कि नीचे पीस से आप चले जाएं और एक्सट्रीम वॉर के दरमियान तो नीचे ग्रे जोन है। ग्रे जोन में आपको डिसेप्शन और फिर प्रॉक्सी वॉर और फिर ये फलाना का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान, इंडिया या इसराइल और ये जो मुल्क, बहुत सारे मुल्क एक दूसरे के साथ जो है ना वो ग्रे जोन में है। ग्रे जोन, ठीक है ना। ग्रे जोन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में था, जो अब आज की दुनिया में है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चीजें हल नहीं हो सकी या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हल नहीं हो सकी ना, ये तो चाइना और जो इंडिया का मसला, ये तो पहली जंग अज़ीम का मसला है। उधर से लाइन खींच के चले गए थे, LAC बॉर्डर वाला, या जो कश्मीर का मसला है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, जब से आजादी है उसके बाद का मसला। तो ये जो है ना, ये इसराइल भी पहले ही दिन से इसमें ग्रे जोन में, फलस्तीनी भी ग्रे जोन में कहीं रह रहे हैं। अब मसला यह है कि एक मुबहम सी उम्मीद है कि सीज फायर हो जाए, क्योंकि बेइंतहा कोशिश हो रही है इस वक्त। अच्छा, इसको फिर और अंदाज से भी दिखा सकते हैं, अब ऐसे करके मैं वाली खाली कर लें, इसको भी हटा दें बस। एक मुबहम सी कोशिश हो रही है, और मुबहम सी कोशिश ही हो रही है कि सीज फायर हो जाए। सही। और उसकी वजह नहीं सीज फायर हो जाए, लेकिन उसमें एक मसला यह है कि इससे आगे जो है ना, ये इससे आगे अगर जाएंगे तो पूरा का पूरा खित्ता जो है, वो पूरा खित्ता क्या पूरी दुनिया जो है वो एक अजब से मामले में चली जाएगी। जब बहुत से लोग बड़ी जज्बाती बातें कि जी यहां से आप चले जाएं, जी यहां से वो मुल्क फौज क्यों नहीं भेज रहा, आप अपनी फौज क्यों नहीं भेज रहे। नहीं, आप अजीब किस्म की, आप एक दुनिया में रहते हैं, तो उस दुनिया में जो है वो अरब मुल्कों का अलायंस जो है वो 3 मुल्कों का अलायंस किसी और, अरब जंगें हो चुकी हैं, आप पासदारी, फिर सीज फायर कैसे होगा, कौन करवाएगा। अब ऐसे तो जाके हमले अचानक सारे दूसरे मुल्कों के ऊपर प्रवास करते हुए उनके जहाज चले जाएं, जाके बॉम्बिंग शुरू कर दें, वहां पे दुनिया भर की दूसरी फोर्सेज मौजूद हैं। तो मतलब ये इतना आसान नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जंग बढ़ने का खतरा है। मतलब ये जंग अगर बढ़ गई इससे, क्योंकि नेतन्याहू जो हैं वो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले गए हैं, और नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अब उनके पास 2-3 ही ऑप्शन है ना इस मरहले पे। अगर वो सीज फायर करते हैं तो जबरदस्त किस्म का फतह का ऐलान होगा हमास की जानिब से, और हमास की जानिब से फतह का ऐलान भी होगा, और साथ ही वो फिर अपनी, उनके पास 63 उनके बच्चे, वहां पे 63 बच्चों की शहादतें हुई हैं, खवातीन बड़ी तादाद में, और तो वो उसके बाद जो है वो, अच्छा आपने कर दिया सीज फायर, फर्ज करें नेतन्याहू ने, और वहां से उसके जवाब में वहां से 10 रॉकेट और फायर हो गए, और 10 रॉकेट फायर होकर उन्होंने जश्न मनाया। उन्होंने तो नहीं सीज फायर का ऐलान किया ना, तो या तो सीज फायर तो दोनों तरफ से होती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये कि अगर यहां पर रहते हैं, यानी नेतन्याहू स्टेटस को चाहते हैं, हमास स्टेटस को नहीं चाह रही इस वक्त, ठीक है ना। वो कह रही है कि अच्छा करें आप, हमारे तो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आपने करना है तो करें, जो भी करना है, दुनिया देख रही है सारी। अच्छा, प्रेशर जो है वो दुनिया भर में बढ़ रहा है, और ये जुम्मे का दिन जो आ रहा है, फिर ये पूरी दुनिया के अंदर इसमें मुजाहिरे और वो सारे प्लान हो रहे हैं। अच्छा, इस पूरी पिक्चर में
हिजबुल्लाह जो है, हिजबुल्लाह का नहीं खुलना चाहिए साथ, वो हाथ से सबके ही पूरी मतलब है कि वो फिर मुझे नहीं पता कहां जाके उसका एंड होता है। तैयार हिजबुल्लाह है खोलने के लिए फ्रंट, इसराइल कह रहा है कि हम तैयार हैं, तैयार नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप हिजबुल्लाह के साथ अगर फ्रंट खोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रंट जो है वो साथ आपने सीरिया के साथ भी खोल लिया। मैंने कहा ना ये 2006 वाला नहीं है मामला कि वहां सीरिया था और यहां पे जो है वो 2006 में तो ये अरब स्प्रिंग नहीं थी ना, तो आप बात कर सकते थे बशार उल असद के साथ। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वहां पर बहुत सारी ताकतें वहां पर तो हिजबुल्लाह बैठी हुई है और रशिया भी नहीं था, रशिया मौजूद है और रशिया जो है वो मतलब अच्छा। फिर दूसरी बात ये है कि वहां पर ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंग जो आपको बिल्कुल नजर आ रही है इसराइल के बॉर्डर के पास, और आप ये कहें कि ये इसराइल के बॉर्डर के पास ये सुरंग है तो इस सुरंग को हम तबाह करते हैं। उस सुरंग का जो दूसरा हिस्सा है वो बैरूत के अंदर है, शहरी इलाकों में, यानी वो सरहद के पास सिर्फ उनका एक रुक है, वो इसराइल के अंदर भी है, वो शहर की तरफ भी है। तो वो अब मसला ये कि यहां बॉम्बिंग कर दी, वो शहर की तरफ से, वो दूसरी सुरंग से आ गए। जो मेट्रो तो पूरी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेट्रो। अच्छा, तो और मसला ये है कि तो ये यहां पहुंचने से पहले इसको रोकना चाहिए। तलखी इतनी ज्यादा है पूरे खित्ते में कि जो लिबनान के वजीर खारजा हैं, लिबनान के वजीर खारजा जो हैं वो उन्होंने जनाब टीवी पे वो आए और टीवी पे आने के बाद कल शाम को उनका जो है एक लाइव शो के अंदर वो बैठे हुए थे और लाइव शो के अंदर बैठ के वो जो वहबे हैं उन्होंने उनके फॉरेन मिनिस्टर वहबे, तो उन्होंने एक टॉक शो के अंदर उनकी डिबेट चल रही थी, साथ एक सऊदी शख्सियत बैठी हुई थी, तो उन्होंने उनको जो है वो कहा कि तुम यहाँ पे सऊदी जो थे उसमें जो बैठे हुए थे, उन्होंने सदर माइकल ऑन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने ये पूरा का पूरा जो लिबनान है हिजबुल्लाह के हवाले कर दिए। तो उसके ऊपर जो ये थे फॉरेन मिनिस्टर, लिबनान के फॉरेन मिनिस्टर, लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर आगे से कहते हैं कि ये जो आप यहाँ पे मोहब्बतें लेकर आते थे इस मुल्क में पहले, और अब आप जो हैं यहाँ पर आपने दाइश बना दिए। तो ये इतनी ज़्यादा हीटेड डिबेट हुई कि सुबह सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने और बाकी जो खलीजी रियासतें अरब ममालिक हैं उन्होंने लिबनान के सफ़ीरों को तरफ कर लिया। ये टेंशन इतनी बड़ी, और उसके बाद कुछ देर पहले आज दिन में जो है वो लिबनान के वज़ीर ख़ारिजा से इस्तीफ़ा ले लिया। उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी कहा कि उनके ज़ाती ख़यालात थे और ये लिबनान की रियासत के ख़यालात नहीं थे। मैंने कहा ना खित्ते में इतनी ज़्यादा कशीदगी है, इतनी ज़्यादा कशीदगी। अब मसला ये है कि इसको मैनेजिंग एस्केलेशन, यानी एस्केलेट ना हो आगे, तो मैनेज इसको यहाँ पे मतलब इसको डिफ्यूज कैसे किया जाए, इसको कम कैसे करें। सीज फायर तो आप छोड़ देना, सीज फायर से पहले क्योंकि तलख एक्सीडेंटल हादसाती तौर पे ये किसी और अंदाज में। अच्छा, अमेरिकन का इनखला खत्म नहीं हो रहा, अमेरिकन का इनखला अफगानिस्तान से अमेरिकन का और इनखला होता जा रहा है। इस वो एक अजीब सी पिक्चर बन रही है। मुकम्मल नहीं हुआ डॉक्टर साहब? नहीं, वो मतलब होल्ड भी नहीं हुआ, मतलब ना वो आगे जा रहा है मामला, ना वो पीछे जा रहा है मामला, ना वो कॉन्फ्रेंस का पता है कि टर्की में होगी नहीं होगी। तालिबान अच्छा तालिबान होते हैं नहीं, वो तो अपनी जगह बिल्कुल। ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के ये जो तासुरी गलत है कि तालिबान कब्जा कर लेंगे, तालिबान इस पोजीशन में नहीं है कि कब्जा करें। अच्छा, उनका ये बयान है। लेकिन ये ईद पे फिर ये जो तशद्दुद हुआ जिसकी तालिबान ने तरदीद की है, किसी ना किसी ऐसे नहीं, अभी कुछ नहीं पता ना, अभी कुछ सर पैर ही नहीं पता, अभी दरमियान में टक गए जाके। और वो यानी मई का महीना भी गुजर रहा है, तो उसमें अब यानी इनखला उनका शुरू हो गया वहां से। तो अब बात ये सारी कि इसमें किसी तरह से बाइडेन इंतजामिया को दरमियान में से निकलना है, क्योंकि वहां पर अमेरिका जो है वो उनके अंदर भी एक वॉइस अब पैदा होनी शुरू हो गई, आवाज उठ रही है कि एकदम एक्सट्रीम पोजीशंस क्यों ले गए, ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस आप क्यों ले गए, और इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस लेके आपने अपने सारे इत्तेहादियों को एक तरफ कर दिया है और आपने जो है वो नया महाज खोल दिया है। उधर चाइना जो है वो दरमियान में कूद गया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के साथ, ठीक है ना। उसने कहा कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, वो चाइना उधर से कूद गए। और ये जो है ये मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इस पूरी पिक्चर में अब देखें ना, ये जो बात इन्होंने की है कि टाइम्स ऑफ इसराइल जो कह रहा है कि हमास इज टारगेटेड एयरफोर्स बेसिस, ठीक है, ये इसराइल का मीडिया खबर दे रहा है कि एयरफोर्स बेसिस को हमास का दावा है कि उन्होंने अटैक किया है साउथ और सेंट्रल इसराइल में। अच्छा,
और अब इसमें इस पूरी पिक्चर में जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि अब इससे आगे जो है, इससे आगे एक तो अगर तो जंग छिड़ गई तो वो बड़ी बुराई होगी, ऐसे और खास तौर पे हिजबुल्लाह के साथ वो अर्रदवान ब्रिगेड जो है वो वहां पे तैयार खड़ी है। अच्छा, उनकी पूरी कोशिश होगी कि इनको खींच लें। इसराइल की कोशिश होगी कि ये छोटी जंग करके और तेजी से निकलें, वो इनको ड्रैग करेंगे अंदर। हिजबुल्लाह की पॉलिसी है कि इनको खींच लो, अंदर खींच, जैसे हमास ने ड्रैग कर लिया ना, अब वो फौज खड़ी है। अब यहां से दो ही बातें, या तो सीज फायर हो जाए। अच्छा, सीज फायर से पहले कोई फतह का ऐलान करेगा ना। अच्छा, सीज फायर अमूमन कैसे होती है, मैं आपको, सीज फायर ये होती है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं आप, किसी के जमीनी इलाके पे। या तो ऐसे होती है कि फौज एंटर हो गई और फौज एंटर होके काबिज हो गई, और फिर अचानक सीज फायर का ऐलान हुआ और जहां पर जो है वहीं पर रुक गया। ठीक है ना, उन्होंने कहा यहीं पर रुक जाओ, तो वो एक लाइन बन गई वहां पे, तो लैंड ले लिया। हिजबुल्लाह जो है वो उनका ये प्लान है कि जैसे ही यहां से मूवमेंट शुरू हो तो वो आगे आ जाएं, लड़ते हुए आगे आएं, और आगे आने के बाद एक पट्टी जमीन की कैप्चर करें, यहां से या गोलान से एक पट्टी कैप्चर करें और लड़ाई करते रहे तो फिर सीज फायर का ऐलान हो और वहीं रुक जाएं और वहीं जनाब कहेंगे अच्छा अब यहां तक, लेकिन इतना इलाके पे कब्जा हो गया। अच्छा, इसीलिए जो इसराइल है वो कह रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ हमारी लड़ाई नहीं होगी, हम पूरे लेबनान को टारगेट करेंगे, पूरे लेबनान। अच्छा, अब पूरा लेबनान में तो जाहिर है कि क्रिश्चियंस हैं वहां पे, मेरोनाइट्स हैं, बाकी आबादियां हैं वहां पे सारे, लेकिन इशू ये कि अब यहां पर खींच नहीं सकते क्योंकि हिजबुल्लाह पर भी प्रेशर बढ़ रहा है, इसराइल पे प्रेशर बढ़ रहा है कि या तो अब गजा के अंदर घुसें या तो अंदर जाएं, लिमिटेड और करके बाहर निकलें। ब्लड बात है, टोटल खूरेजी। अगर अंदर गए, अच्छा नहीं, वो फिर ये जा चुके हैं ना पहले ऑपरेशन, जो इनके पिछले ऑपरेशन थे उसमें अंदर जा चुके हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद जो है वो बाहर आए तो फिर हिजबुल्लाह निकल के आ गई कुछ अर्से के बाद। तो ये तो चल रहा है इशू, ये नहीं खत्म। और फिर इंसर्जेंसी, अपराइजिंग जो अंदर, लेकिन आज 2 लोग मजीद इसराइल के अंदर उनकी जाने गई, और इसके दौरान एक नई अरब स्प्रिंग का खतरा है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे, दीगर मौज़ूआत पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर जाने से पहले पाकिस्तान में वज़ीर आज़म साहब ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि जो सियासतदान लंदन भाग जाते हैं पैसा लूट के, उनको जल्दी वापस लेकर आएंगे। किस तरह से लेकर आएंगे डॉक्टर साहब? हुकूमत को 2.5-3 साल हो गए हैं, अब ना एहतसाब का अमल कोई हो सका है और ना ही वो लोग वापस आ सके हैं। तो वज़ीर एहतसाब नहीं कर पाएंगे इमरान खान जी, रिफॉर्म्स भी नहीं हो पाएंगी, ये सिस्टम नहीं चलेगा, और जब ये जा रहा होगा तो जाता हुआ नजर आएगा। लोग कहेंगे तो चल नहीं, ये क्या हो रहा है, बस एक बात कर दी। अब ये कह दिया ना एहतसाब नहीं होगा, और ये सेटअप सिस्टम नहीं चल पाएगा इमरान खान साहब से। और एक दिन इमरान खान साहब तंग आके, अब मैं तो नहीं कह रहा, अब तो काफी लोग कह रहे हैं ना असेंबली को तोड़ने का सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये जो लोग हैं मिसाल के तौर पर, अब कितनी अजीब व गरीब बात हो रही है कि जो जहांगीर तरीन साहब के लोग हैं उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाए। तो मेंबरशिप खत्म कर उनकी करते हैं आप तो हुकूमत गिर जाती है, हुकूमत खतरे में नहीं गिर जाती है, उनके साथ लोग भाई 4-5 वोटों पे तो खड़ी हो, इत्तेहादियों के वोटों पे। जी, ऐसे ही है। तो मसला ये है कि इधर आप ये करते हैं तो वो उनकी रुकनियां खत्म करते हैं। अच्छा, रुकनियां खत्म होगी, नायल नहीं होंगे, रुकनियां खत्म हो गई, वो खत्म हो गई, वो घर चले गए और असेंबलियां गिर गई सारी। तो वो याद नहीं शेख रशीद साहब ने क्या कहा था, इमरान खान को इतना बेवकूफ है कि 17 लोग जिन्होंने पैसे पकड़े उनको निकालेगा, 17 वो इलेक्शन के दिनों में याद नहीं। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वोट देंगे इस बार जहांगीर तरीन साहब, वजीर आजम साहब वोट तो देंगे, मगर मसला ये है कि इस दरमियान जो हंगामा होगा, देखें इमरान खान साहब और वो जो लोग हैं सारे, वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन हमारे रहनुमा है, हमारे लीडर जो है वो वैसे तो इमरान खान भी हैं लेकिन असल में हम जहांगीर तरीन के साथ हैं। हाँ। तो मतलब ये क्या, ये तो अच्छा ये अलग है, मैंने आपसे कहा ना परवेज खटक साहब अलग हैं, अलग ग्रुप है जी। परवेज खटक साहब के साथ भी बहुत से लोग हैं, और भी ग्रुप हैं बहुत सारे, कराची के एमएनएज, इधर पंजाब में इत्तेहादी, सारे आगे पीछे। अच्छा, बजट बनाना इन हालात में कोई आसान काम है? शौकत तरीन साहब, मुझे नहीं पता कि किस तरह बजट बनाएंगे। 11 जून को आ रहा है बजट, अच्छा अभी तक जो इतला है, तो मैंने कहा था कि 11 जून को बजट आ रहा है, तो आप सोचें कि अच्छा अब वो इस वक्त तो आप लोगों के, अच्छा गैर यकीनी हालात हैं, कितना टैक्स कलेक्ट होगा, क्या होगा, अब वो पुरानी शराइत सारी उठा के तड़ करके ऊपर डाल दी, उनको टाइम भी नहीं मिला शौकत तरीन साहब को।
अब आए अगर ये करो, यूं करो, ऐसे करो, वैसे करो, बिजली बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। शेख रशीद साहब ने आज वो मुलाजमीन के को तनख्वाहें बढ़ाने की नहीं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त वो अच्छा वो तरक्याती बजट कितना गैर तरक्याती बजट हमें दो, ये करो। इमरान खान साहब का फंड भी तो कहीं पे था। नहीं, कोविड फंड भी है, वो भी तो बहुत लोगों ने गड़बड़ करनी है। ये मैं बार बार बात कहता हूँ, जहांगीर तरीन साहब के साथ जितनी शख्सियात है ना, इमरान खान साहब को अगर सबसे ज्यादा किसी को देख के टेंशन हो रही होगी ना इस वक्त, तो वो ओन चौधरी साहब को देख के हो रही होगी। मैं बार बार ही बात करता हूँ, ओन चौधरी साहब जो हैं, ओन चौधरी साहब एक आप समझें कि इमरान खान साहब के करीब तरीन अगर शख्स हैं, बाकी तो सियासी है ना, उनके जाती शख्सियात में जो इमरान खान साहब के साथ रहने वाली शख्सियात 24 घंटे और कई सालों से, वो हैं ओन चौधरी साहब। यानी इवन इमरान खान साहब के जो निकाह पे, बाकी जगहों पे, हर जगह ओन चौधरी, आपको ओन चौधरी साहब को देख के जितनी टेंशन इमरान खान साहब को, ओन चौधरी, हाँ इस वक्त ओन चौधरी जहांगीर तरीन के साथ चले गए हैं ना, ओन चौधरी जहांगीर तरीन साहब के साथ चले गए। मीडिया के लोगों से कोऑर्डिनेट करना, इमरान खान साहब के जो मतलब जाती उनके दोस्त, छोटे भाइयों की तरह हमने तो हमेशा देखा। मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ ओन चौधरी साहब का इमरान खान साहब से, लेकिन इतना मुझे इल्म है कि ओन चौधरी साहब को देख के जो है ना, फैसल जावेद साहब भी नहीं बोल सकते कुछ, मतलब ओन चौधरी के बारे में कोई नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ओन चौधरी साहब के बारे में एक ऐसे नहीं होता, उनके बारे में कोई नहीं बोल सकता एक लफ्ज भी, लेकिन ओन चौधरी साहब जो हैं वो हैं जहांगीर तरीन साहब। हाँ, तो अब मसला ये है कि वो एक वो टेंशन। अच्छा, दूसरी जो बात है, इमरान खान ये इत्तेहादी सारे जो हैं वो सारे पुराने साथी अब अलग हो गए हैं ऑलमोस्ट सारे। देखिए, मैं तो पहली बात कह चुका हूं ना, 4 इंपॉर्टेंट वजारत, किसी भी हुकूमत में 4 वजारतें इंपॉर्टेंट है, 4 इमरान खान साहब के पास नहीं है। मुझे नहीं पता इमरान खान साहब ने क्या किया, मतलब वजारत खारजा पीपल्स पार्टी, जहांगीर शाह महमूद कुरैशी हमारे भाई, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के हो। उसके बाद वजारत दाखिला, फवाद चौधरी साहब वो भी नहीं है। फिर वजीर खजाना, फिर मतलब वजीर कानून भी जो है वो नए आए हैं पीटीआई। तो पीटीआई के लोगों के पास क्या है, ये क्या है, ये मतलब इसको लोग हैं जो पीटीआई के हैं कि लोगों तो सी नहीं कहते हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है। ये कैसे बना हुआ है ये सारा, मुझे नहीं पता। कुछ कुछ पता है, लेकिन कुछ पता हो तो कुछ क्या वो, ये अजीब सा है ना, ये क्या है, ये मतलब ये पीटीआई है मतलब अजीब सा। आप जरा सोचो, मैं आंखें बंद करें, लोग सारे चले जाए 2014 के धरने में इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, बात करें, सारा पैसा आ जाएगा गरीबों का, ये मैं कर्जा नहीं होगा, ये सोचें, और उसके बाद अचानक आपकी आंख खुले, सामने आप मुल्क को देखें जरा दाएं बाएं, एक मिनट, ये यार क्या है, ये कौन है, ये तो बहुत ही कोई पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून के बाद ये कौन आ गया भाई मुल्क पे, क्या हो गया। और फिर आप लोगों को देखें, मैं तलाश करता हूँ, एक तरफ को फिरदौस साहब नजर आए हैं, फिर एक तरफ आपको वो नजर आए हैं, फिर एक तरफ रज़ाक दाऊद साहब बैठे नजर आए हैं, फिर एक तरफ आपको, आप कहेंगे यार एक मिनट ठहर जाओ, मैं तो ये कोई गड़बड़ हो गई है, मैं दोबारा सो जाऊं तो बेहतर है। मतलब अजीब व गरीब सा एक मलहूबा सा बना हुआ है, और उस मलहूबे में अचानक ये रिंग रोड निकल गया कि इधर से इधर सड़क, उधर से उधर सड़क, उधर से उधर सड़क। वो जैसे वो स्टार वॉर्स की फिल्मों में नहीं होता, आगे वो मुस्तकबिल की फिल्में बनती हैं, ऐसे जा रही है, उस सड़कें मुस्तकबिल में होंगी, जो है ना वो रोबोट्स घूम रहे होंगे, वो गाड़ियां हवा में उड़ रही होंगी, एक सड़क के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, अजीब सा नक्शा, यहां से गुजरेगा, उसके गांव से जमीनें बेच बूझ के खत्म। ना खान साहब को पता, ना पंजाब हुकूमत को पता, किसी को पता ही नहीं चला। अचानक उसको यह फाइलें, अच्छा मुझे, हम भी यहाँ पे झक मार रहे हैं बैठे हुए, यहाँ इतने अरबों रुपए की फाइलें बिक गई हैं तो सोचें आप जरा। तो मतलब ये कि अब इमरान खान साहब कुछ ज्यादा ही सादे हैं, मतलब कुछ बहुत ही सादे हैं। अब यकीन करें, मतलब वजीर आजम है, जाहिर है कि, लेकिन ज्यादा ही सादे हैं। मतलब इतना सादा बंदा तो मतलब बहुत ही शरीफ आदमी है की तरह ही सादे हैं, काफी मिलते हैं। उस्मान बुज़दार साहब तो मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, मैं इंतहाई काबिल एहतराम है, सादे हैं, या वो भी कुछ ज़्यादा ही नहीं, वो नहीं, खान साहब के साथ मैं नहीं उनको मैच करा, मैं उनको लगा नहीं, खान साहब ये समझ से बाहर है। इतना बड़ा, मतलब इसका असर उस पर पड़ा है नया पाकिस्तान पे, आपको देखें ना जमीन, अब लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है। इमरान खान साहब का वो प्रीमियर प्रोजेक्ट है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि नया पाकिस्तान के, इतना तो मैंने कहा है ना कि नया पाकिस्तान के, ये जो साती स्यापा निकल के आ गई है, सांप सीढ़ी का खेल, ये तो मुझे नहीं पता था कि ये भी कुछ चक्कर चल रहा है साथ में। इसमें और भी वजीर हैं, इसमें और भी कोई लोग हैं बहुत सारे, और वो हाई मॉरल ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मगर हाई मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा तो दिया है, मगर जिनकी फाइलें बिकी हैं जिन लोगों की,
तो उनके पैसे किनके पास गए हैं भाई? मुझे तो एक समझ में नहीं आता। और डॉक्टर साहब क्या एक इस्तीफे से नहीं, इस्तीफा ना दे, पैसे लोगों के जिसने लिए वो पैसे तो वापस कर दें लोग। तो पब्लिक ने वहां देखिए, मैं अगर अखबार में पढ़ूं कि इसको CDNA, LDNA, KDNA, ये कराची में ऐसे हुआ है ना, वो जमीनों के हाई राइजर की इजाजत दे दी, लोगों ने खरीद दी, वो गिराने आ गए बाद में। अदालत ने हुक्म दिया, वो कह रहे हैं हमने तो पैसा देके लिए, वो मंजूर काका था तो उसके बाद ये था, उनको पकड़े, उन्होंने पैसे पकड़े, उनसे पैसे लेके लोगों को वापस। देखिए ना, ये अजीब इशू है कि वो प्रोजेक्ट रोक दिया। अच्छा, प्रोजेक्ट में खराबी नहीं थी, प्रोजेक्ट तो बनना था, ये ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, अब यहाँ से आप गुजरे तो बुरा हाल होता है। तो बात ये सारी कि अब उसमें वो एक इशू। अच्छा, दूसरी तरफ जो है एक ये स्यापा, दूसरा अब यहां से आप सीधा चले जाएं तो वहां ऊपर स्यापा पड़ा हुआ है। कहां पे? वहां पे जहां आर्कटिक समुद्रों के ऊपर जो है वो मुलाकात होने जा रही है कल, बल्कि आज किसी वक्त रात को या सुबह, और वो मुलाकात होने जा रही है रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेवरोव की फॉरेन मिनिस्टर, और साथ उनके सामने होंगे ब्लिंकन, सेक्रेटरी ब्लिंकन। अच्छा, ये पहली मुलाकात, ये पहली मुलाकात है जो रशियन, किसी बड़े रशियन ओहदेदार की और सेक्रेटरी ब्लिंकन इंतजामिया की किसी, ये नई बॉडी बनी है ये जो, और ये ग्लोबल वार्ड इसमें 8 अराकीन हैं। अच्छा। इसमें, और सेक्रेटरी ब्लिंकन ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हमें बड़ा सीरियस कंसर्न है कि ये जो पानी है ऊपर आर्कटिक ओशन के, यहाँ पर कुछ गैर मुल्की फौजों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उसके ऊपर गैर मुल्की कौन है डॉक्टर? रशिया ने आगे से रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री जवाब दिए कि ये हमारे पानी है, ये हमारी ही जमीन है, और यहाँ पर हम जो है वो, ये हमारी टेरिटरी है। मतलब बिल्कुल यहाँ क्लैरिटी के साथ, ये हमारी टेरिटरी है, हम इजाजत देंगे किसी। अच्छा, चूंकि वहां बर्फ पिघल रही है तो नई शिपिंग लेन्स, वहां पे ऑयल एंड गैस के नए जखायर पैदा हो रहे हैं, नई एयर फील्ड्स तैयार हो रही हैं, नई पोर्ट्स। रशिया एकदम से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा फायदा रशिया को हो रहा है। तो अब वो 8 रुकनी, तो उसमें बहरहाल सेक्रेटरी ब्लिंकन उनके साथ बैठेंगे जाके, और उससे पहले आज जो न्यूक्लियर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया उन्होंने, दोनों ने, शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन ने। और इंडिया से आज बुरी खबर है, और वो बुरी खबर जो है वो ये कि 4522 कोविड डेथ्स हुई हैं। 4522 केसेस कम हो गए हैं। केसेस, जो अच्छी खबर है वो ये है कि केसेस उनके, मैं देख रहा हूँ 2-2.5 लाख के आसपास, यानी 4 लाख से 2.5 लाख। अब या तो देखें ये वो लोग हैं, अगर हम 14 दिन वाला इंक्यूबेशन टाइम इसका रखें तो ये वो केसेस हैं जो जिनकी आज डेथ हुई है तो 14 दिन पहले। तो अब यहां पाकिस्तान में खुदारा एहतियात करें, खुदारा एहतियात करें कि अगर आज खुदा ना खास्ता, लेकिन आज अमवात में आज कितनी अमवात थी? 100 से ऊपर थी। तो ये वो लोग थे जो आप समझ लें कि 14 दिन पहले। अच्छा, जो केसेस हैं उनको तो केस टेस्ट ही नहीं हो रहे ना, उन पे आप नजर कम रखें। जो अमवात, तो आपका आइडिया होगा कि 14 दिन पहले, यानी आज से 14 दिन पहले इन्फेक्ट हुए, तो यानी वो दिन है जो रमजान के आखिरी चंद दिन चल रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से आप ले लें। तो अब अल्लाह करे कि ये ऐसा ही रहे, और ये पाबंदियां जो उठाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, SOPs को लोग ना छोड़ें। SOPs को, ये एकदम से इतनी गलत पॉलिसियां कई मुल्कों में हुई कि लॉकडाउन खोले और फिर वो लॉकडाउन उनको बंद करवाना मुश्किल हो गया, तो इतनी बड़ी ये जैसे, तो SOPs को खुदारा फॉलो करें। और ये कि खत्म हो गया, खुल गए, खत्म हो गया शायद कोविड, नहीं, उसी तरह से मास्किंग, डबल मास्किंग, मुझसे तो वैक्सीनेशन के बाद, और वैक्सीनेशन करवाएं। आज तो असद उमर साहब ने, फैसल सुल्तान साहब ने कहा, और देखिए मैं तो हर एक से एक बात कह रहा हूं, जो मुझे मिलता है मैं कहता हूँ यार, मैं उनसे एक बात कहता हूँ, घर जाते हूँ मैं, खिड़कियां खुली रखो, घर की दरवाजा खोले रख के वो जाली लगवा लो खिड़कियों पे, और खिड़कियां खुली रखो, ठीक है ना, ताकि वेंटिलेशन होती रहे, ठीक है। पंखा चला के खिड़कियां खुली रख के, खुल के बैठ जाओ, बंद कमरों के अंदर ना बैठो। और अगर खिड़कियां इशू है तो बाहर, वैसे भी लोग चारपाई डाल के इस तरह करके सो जाते हैं छोटे घरों में, तो मैंने कहा बाहर थड़े के ऊपर या छत के ऊपर जाके जो है वो आप सो जाएं, लेकिन ओपन स्पेस में रहें। तो बात यह है कि अब ये सारी पिक्चर, तो इंडिया में डेथ्स हो रही है बहुत ज्यादा, तो इंडिया इसमें सकीन हुआ है। अच्छा, साथ ही अल्लाह करे वो जल्दी निकले, लेकिन साथ ही जो प्रॉब्लम भी जा रही है, CNBC की खबर दे रहे हैं कि इंडिया रिचेस्ट स्टेट वाज एट द सेंटर ऑफ द सेकंड वेव, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, और अब वहीं पर थर्ड वेव की तैयारी हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, वहां पर ही सबसे पहले, अब वो क्योंकि देखिए बात यह है कि अब नेपाल
को तो किसी ने पूछा ही नहीं ना दुनिया में। तो नेपाल की मदद बहरहाल इंडिया कर रहा है, जो एक अच्छी खबर आई है कि इंडिया ने वहां कुछ भेजा। लेकिन इंडिया में खुद इतना बड़ा क्राइसिस है, उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर तक शायद हम दुनिया को वैक्सीन नहीं दे सकते। वो कोवैक्स प्रोग्राम खत्म हुआ। ये अनसर्टिनिटी का दौर है पूरी दुनिया में। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में हमने काबू पा लिया बड़ी अच्छी तरह से, लोगों ने जैसे तैसे करके ये कोविड के ऊपर। हमें खुद शौक है जाके वो टक्कर मारने का नहीं होता इस दौर में, बजाय इसके कि हम इस्तेकाम ले आते, हम इकोनॉमी पे बाकी चीज़ों पे इस्लाहात कर लेते, ये कर लेते करप्शन के इन्हीं दिनों। अच्छा कोविड, मैं हैरान हूँ, अस्तगफुरुल्लाह, ये पिछले साल जो कोविड फैला हुआ था तो उसमें ये पैसे बना रहे थे। कितने बेशरम लोग हैं ये, इसमें ये फाइलें बेच के लोगों को जाली सोसाइटियों के नाम पे, ये कोविड के दिनों में डॉक्टर साहब सारे करप्शन केसेस नहीं कोविड के साल में ये यहाँ पर जाली कंपनियां बना के, यानी लोग मर रहे हैं, यानी लोग दुआएं कर रहे हैं कि हम खुदा का वास्ता इससे निकल, अल्लाह करे इससे निकले किसी तरह, लोग दुआएं कर रहे हैं। कुछ दवाइयों में पैसा खा गया, यानी वो एक होती है ना कि आप कहें कि जी कोई ऐसी चीज है कि यार जिसका कुछ चीनी में पैसे खाए गए, कोई आटे में पैसे खाए गए, कोई मास्क में खा गए, कोई वेंटिलेटर का, वेंटिलेटरों में भी चक्कर हुआ है ना। जी जी बिल्कुल, उस सवाल से वेंटिलेटर नए जो थे वो बाहर से जो आए थे वो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में चले गए और जो पुराने थे वो उठा के सरकारी अस्पतालों से वहां लग गए। अब वो कहेंगे कि जी ये तो करप्शन नहीं है, हमने तो ऐसे, मतलब इतना कुछ। इमरान खान साहब के साथ कोई उनकी टीम ने कोई ऐसा हाथ किया है कि मैं, आप यकीन करें कि सुन के ना, मास्क, दवाइयाँ, अब यानी सड़क पे, यानी लोगों ने कहा होगा कि अच्छा यार ये देखो कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है यार, ये तो देखो ना यहाँ पे दुकानें भी बन जाएंगी आगे जाके, ये तो रिंग रोड है, ये एयरपोर्ट भी करीब होगा, सेविंग्स वहाँ लगा देते हैं। क्योंकि होता ही है ना कि दुनिया में लोग कहते हैं कि जी वो, कोई कहता है डॉलरों में इन्वेस्टमेंट करो, सोना खरीद लो, कहते बैंक में रख दो, ये कर दो, वो कर दो। वो कहते हैं जी जमीन तो रहेगी ना अपनी जगह, अपनी जमीन तो अपनी जगह रहेगी ना, तो ये आपकी जमीन हो गई, ठीक है। तो यहाँ जमीन तो कम होती कीमत रहेगी तो सही ना, आपकी जमीन ही नहीं है, जमीन है ही नहीं। और जो 100 रुपए की थी वो लाख रुपए में खरीद ली, अब वहां कुछ बनना ही नहीं है दूर दूर तक। अब वो यानी वहां पे जहां पर एक बहुत बड़ी सड़क गुजरनी थी वहां पर गंदा नाला गुजरेगा, मतलब अजीब, वो खत्म ही कर दिया पूरा। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। अच्छा जो वो पढ़ लीजिए। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े गुस्से में हैं जहांगीर तरीन साहब को। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि न्यूयॉर्क, देखिए पीपल्स पार्टी ने जो डिमांड की है ना, पीपल्स पार्टी कह रही है वजीर आजम से कि आप दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, पार्लियामेंट से दोबारा लें, ठीक है। क्योंकि और वो बल्कि उन्होंने सदर से रिक्वेस्ट की है, जो मौलाना चांडियो साहब हैं वो सदर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इमरान खान साहब से कहें कि अब लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जहांगीर तरीन साहब अलग हैं और बाकी वो कह अब लें, दोबारा लेने का कहा जाए उनसे, क्योंकि अक्सरियत ना सिर्फ बल्कि अपोजिशन तो ये, अब देखें ना अपोजिशन तो इस बात पे आ गई है कि पीटीआई के अंदर वो कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर आप टोटल काउंटिंग करें तो ज्यादा तो बाहर हैं पीटीआई के लोग। जो मैंने आपसे बहुत पहले एक बात की थी कि ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि इमरान खान साहब को कहा जाए कि आप पीटीआई में नहीं है और पीटीआई की क़यादत जो है वो कोई और किसी और के पास खरीद चली जाए। वही बात है डॉक्टर साहब, -1 का जो नहीं, -1 नहीं, गवर्नमेंट नहीं, पीटीआई में एज ए जमात, और उसमें जाहिर है पहले यानी कि पीटीआई के लोग ही ये कहेंगे। हाँ, पीटीआई जो एक उधर एक नजरियाती और इधर एक इमरान खान साहब जी, नजरियाती ग्रुप। तो अब उसमें इमरान खान साहब की वजह से ही है पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन मसला ये है कि इसमें अब देखें, इसमें उम्मीदवारान हैं जो कि हुकूमत नहीं, जो कि पीटीआई की क़यादत में आगे जाके इंटरेस्टेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें मिल जाए और बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात। इमरान खान साहब को पता होना चाहिए, हुकूमत पहले तो वजीर आजम बनने के चक्कर में थे ना, पहले तो -1 करके, अभी पार्टी की क़यादत लेने के चक्करों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा खासतौर पे वो शख्सियत जो गालियां दे रहे हैं, बहुत बुरा बुरा कह रहे हैं, इजाजत दीजिए। जहांगीर तरीन साहब को, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।